Hello everyone, myself चेतन शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा. आज कॉमर्स कक्षा में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे इजी चैप्टर मनी की बात करेंगे. जो हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मनी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे इजी चैप्टर है. इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, फ्री के मार्क्स हैं. 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर एग्जाम में आता है और आप ये मान के चलिए कि ये बोनस मार्क्स हैं आपके लिए. सो इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मनी. मनी क्या है? तो देखो एकदम सिंपल वर्डिंग में हम इसको डिफाइन करेंगे. हम लिखेंगे अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो कोई भी चीज़ जिसको हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर, विनिमय के माध्यम के तौर पर प्रयोग करते हैं, जिसका वो हमारा क्या है? मनी है. इंडिया में जो रुपया है हमारा मनी है. अब बता रहे हैं कि हम रुपये को मनी क्यों कह रहे हैं इंडिया में. देखो, हम रुपये को मनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया में अगर हमें कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, हमें कोई परचेजिंग करना है, सेलिंग करना है, तो हम जो पेमेंट करेंगे, जो रिसिप्ट करेंगे, वो किस में करेंगे? रुपये में करेंगे. तो इसलिए जो रुपया है वो हमारा इंडिया में मनी है. देखिए, अभी तो मनी है, हम सारी ट्रांजेक्शन मनी में करते हैं. कोई भी सेलिंग हो, परचेजिंग हो, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मनी में होती हैं. लेकिन अगर मनी ना होती, रुपया ना होता, तो हम क्या करते? तो देखो, इन ओल्डन डेज व्हेन देयर वाज नो मनी, तो हम गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करते थे, है ना. जब मनी नहीं थी तो हम क्या करते थे? गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करते थे. देखो, जब मनी नहीं थी तो हम गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करते थे. इसका मतलब क्या है गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करना? इसका मतलब है बार्टर सिस्टम. जब मनी नहीं थी तो क्या था? बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम क्या सिस्टम था? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें हम गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करते थे. बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली. तो वो सिस्टम जिसमें हम गुड्स का गुड्स से एक्सचेंज करते थे उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम. और ये सिस्टम जिस इकोनॉमी में पाया जाता था सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी का मतलब है कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी. इसको हम बार्टर इकोनॉमी भी कह सकते हैं. जो बार्टर सिस्टम था इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. अब हम बात कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स की. देखो, इसमें पहली प्रॉब्लम थी हमारी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि दो ऐसे जनों का मिल पाना मुश्किल होता था जिनमें दोनों के पास वही चीज़ एक्स्ट्रा हो जिसकी दूसरे को नीड है. जैसे आप इमेजिन करो कि आपके पास पेन है और आपको नोटबुक चाहिए, है ना. आपके पास 4 पेन है जिनमें से 2 पेन आपको चाहिए, 2 पेन एक्स्ट्रा है, और आपको नोटबुक चाहिए. अब आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास नोटबुक एक्स्ट्रा हो और जिसको पेन की नीड हो. तभी आपका जो ट्रेड है, जो एक्सचेंज है, वो पॉसिबल हो पाएगा. ओके. एंड जो इसमें एक सेकंड प्रॉब्लम आती है हमारी, वो आती है डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ. देखो, अगर आपके पास मनी नहीं है, आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन जो है वो अगर पेन का बिजनेस कर रहा है, तो अपनी वेल्थ को वो कैसे मेंटेन करे? अब क्या वो बहुत सारे पेन जोड़ लेगा? अगर वो बहुत सारे पेन देकर गोल्ड लेके रख ले तो कितना वो गोल्ड घर में रखेगा, है ना. तो ऐसे स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी. अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी बार्टर सिस्टम में, वो आती है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की. मतलब ये है कि जो बार्टर सिस्टम था उसमें लैंडिंग बोरोइंग पॉसिबल नहीं था. लैंडिंग बोरोइंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके, टाइम ड्यूरेशन को लेके, है ना. तो उसमें लैंडिंग बोरोइंग पॉसिबल नहीं थी. और हमारी लास्ट प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू. देखो, आज तो हम हर चीज़ के प्राइस को मनी में मेज़र कर लेते हैं, लेकिन जब मनी नहीं थी तो हम चीज़ों के प्राइस को कैसे मेज़र करें? अगर आप एक पेन दे रहे हैं बदले में नोटबुक ले रहे हैं, तो 1 पेन इज इक्वल टू हाउ मच नोटबुक, है ना. ऐसे ही अगर आप एक पेन दे रहे हैं और बदले में मानो पटैटो ले रहे, तो 1 पेन इज इक्वल टू हाउ मच पटैटो. तो ऐसे एक एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने की कोई एक कॉमन यूनिट नहीं थी. इसलिए क्या हुआ? इसलिए देखो, मनी का एवोल्यूशन हुआ. अगर हम मनी को डिफ़ाइन करें तो मनी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मनी का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. पहले पढ़ेंगे फंक्शनल डेफिनेशन. देखो, मनी की फंक्शनल डेफिनेशन में हम मनी के फंक्शंस को कंसीडर करते हैं. प्रोफेसर वोकर ने एक मनी की डेफिनेशन दी है, मनी इज़ व्हाट मनी डज. मतलब वो कोई भी चीज़ जो मनी के काम करती है वो मनी होती है.
इसकी डेफिनेशन जो है मनी के, मैं ऐसे लिख सकते हैं, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड मेजर ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड मनी। मतलब वो कोई भी चीज़ जो मनी के 4 काम करती है। कौन से 4 काम? पहला काम है हमारा इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो कोई भी चीज़ जो मनी के 4 काम करेगी वो हमारी मनी होगी। फिर बात करते हैं इसकी लीगल डेफिनेशन की। देखो लीगल डेफिनेशन क्या है? लीगल डेफिनेशन में बस ये है कि जिसको गवर्नमेंट ने एज अ मनी घोषित कर दिया है ना, उसको बोलते हैं हम मनी। जिसको एक्सेप्ट करने के लिए हम लीगली बाउंडेड है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता एज अ पेमेंट लेने में, एज अ पेमेंट देने में ना, तो वो हमारा क्या है? मनी है। अब हम बात कर रहे हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस में पहला आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि मनी ने लैंडिंग एंड बोरोइंग का जो वर्क है वो ईजी कर दिया है। अब क्या है? अब हम मनी का लैंडिंग करते हैं एंड विद इंटरेस्ट पैसा ले लेते हैं, है ना। तो मनी ने लैंडिंग बोरोइंग के वर्क को ईजी कर दिया है, जो कि पहले बहुत डिफिकल्ट था बार्टर सिस्टम में। लास्ट हमारा सेकेंडरी फंक्शन आता है सेकंड नंबर पे, स्टोर ऑफ वैल्यू। कि देखो जो मनी होती है, मनी को स्टोर करना बहुत इजी होता है। मनी ड्यूरेबल होती है, मनी का जो वैल्यू होता है वो लॉन्ग टाइम तक कांस्टेंट रहता है। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, हम गुड्स को स्टोर करेंगे तो टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, जगह चाहिए हमें बड़ी, है ना, और वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं। लेकिन मनी में ऐसा कुछ नहीं होता। मनी को आप घर पे स्टोर कर सकते हो, बैंक्स में स्टोर कर सकते हो। इवन आप उसकी एफडीज कराओगे, शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? उसका वैल्यू और बढ़ेगा, है ना। ये अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी की। देखो फॉर्म्स ऑफ मनी में सबसे पहले हम बात करें फिएट मनी की। फिएट मनी को हिंदी में बोलते हैं आदेश मुद्रा। इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि फिएट मनी वो मनी है जिसको गवर्नमेंट ने बाय ऑर्डर एज अ मनी इशू किया है, जिसको हम लीगली बाउंडेड है एक्सेप्ट करने के लिए, पेमेंट्स करने के लिए। तो वो हमारा फिएट मनी। जैसे इंडिया में जो रुपये है फिएट मनी है, यूएसए में डॉलर फिएट मनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी को हिंदी में हम न्यास मुद्रा कहते हैं। ये वो मनी है जो रियलिटी में मनी नहीं है, बट हम आपसी ट्रस्ट के बेस पे, जो हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है उसके बेस पर हम इसको पेमेंट्स में, रिसिप्ट्स में एक्सेप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल चेक हमारा फिड्यूशरी मनी है। चेक रियलिटी में मनी नहीं है, बट लेकिन हम आपस में एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, बैंकिंग सिस्टम पे हमारा ट्रस्ट है, तो हम चेक को पेमेंट्स एक्सेप्ट करने में, पेमेंट्स करने में हम एज अ मीडियम यूज़ कर लेते हैं। तो जो चेक है वो हमारा फिड्यूशरी मनी है। नेक्स्ट आता है हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण काय मुद्रा। ये वो मनी है जिसका मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक गोल्ड का कॉइन है, उसके ऊपर लिखा है 10,000 रुपी, जो उस पर 10,000 रुपी लिखा है वो उसका मनी वैल्यू है, और जो उसका गोल्ड है उसका जो वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू है। अगर उस गोल्ड कॉइन का जो 10,000 रुपी मनी वैल्यू है वो बराबर हो उसकी कमोडिटी वैल्यू के, कि हम उस गोल्ड को अगर सेल करें तो हमें 10,000 ही मिले, तो वो गोल्ड कॉइन हमारा फुल बॉडीड मनी होगा। नेक्स्ट इज बैंक मनी। बैंक मनी का मीनिंग क्या है? जो सारी हमारी डिमांड डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक्स में वो हमारा बैंक मनी है, जिसको हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, वो हमारा बैंक मनी है। नेक्स्ट आता है हमारा हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या है? देखो जो टोटल मनी है, जो हमारे पास कैश इन हैंड है, या जो हमारे बैंकों में डिपॉजिट है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट है चाहे फिक्स डिपॉजिट है, वो सारी मनी हमारी हाई पावर्ड मनी है। देन आता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी वो होता है जिसका मनी वैल्यू ज़्यादा होता है और कमोडिटी वैल्यू कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक 500 का नोट है, 100 का नोट है, उस 100 के नोट के ऊपर लिखा है 100 रुपी, उसका मनी वैल्यू है वो ज़्यादा है, और जिस पेपर से वो बना उस पेपर का वैल्यू 100 नहीं है, 500 नहीं है ना, तो वो हमारा क्रेडिट मनी है। लास्ट आता है हमारा लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी को हिंदी में बोलते हैं विधिग्राह मुद्रा। ये वो मनी है जिसको लॉ में मनी कहा गया है, जिसको हमें लीगली हम बाउंडेड है एज अ मनी एक्सेप्ट करने के लिए, वो हमारा लीगल टेंडर मनी है। इसमें दो तरह के आता है, एक आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक आता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में हमारे कॉइन्स आते हैं। इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग 1,000 रुपी तक की पेमेंट हम कॉइन में कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा पेमेंट अगर हम कर रहे हैं तो अपोजिट पार्टी मना भी कर सकती है। तो
कॉइन में पेमेंट करने की एक लिमिट है, तो वो हमारी लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी है जिसको हम विदाउट एनी लिमिट जितने बड़े अमाउंट का हम जितना मर्जी अमाउंट का पेमेंट करने में यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मनी सप्लाई की। देखो, मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। इस टॉपिक को तुम ध्यान से समझना एंड प्रिपेयर करना। सो व्हाट इज मनी सप्लाई? मुद्रापूर्ति क्या है? तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल्स ऑफ अ कंट्री ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, निश्चित समय बिंदु पर जो टोटल क्वांटिटी मनी का अवेलेबल है हमारी कंट्री में, वो हमारा मनी सप्लाई है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स करने में, अपने डेब्ट की पेमेंट्स में, है ना। तो वो हमारा मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई में हम सिर्फ जो लोगों का पैसा है, जो पीपल्स का पैसा है, वो कंसीडर करते हैं। जो गवर्नमेंट का पैसा है, बैंकों का पैसा है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। अब आपको पता है कि इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है। क्वेश्चन है, हु डज मनी सप्लाई इन इंडिया? इंडिया में मनी सप्लाई कौन करता है? देखो, इंडिया में मनी सप्लाई करने की 3 हमारी एजेंसीज हैं। सबसे पहला है हमारा आरबीआई, हमारा सेंट्रल बैंक। जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो 1 रुपये के नोट और कॉइन्स को छोड़कर सारी करेंसी इशू करता है। देन आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो बेसिकली 1 रुपये का नोट और सारे कॉइन इशू करता है। एंड लास्ट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वैसे कोई मनी इशू नहीं करता, लेकिन एक क्रेडिट क्रिएट करके मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी अब कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई की। देखो, मनी सप्लाई के 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है जो लोगों के पास इन हैंड करेंसी अवेलेबल है, पेपर नोट्स है या कॉइन्स है। सेकंड इसमें आता है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। एंड थर्ड आता है हमारा टाइम डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स विद द बैंक्स और विद पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। अब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से प्रिपेयर करना। आरबीआई ने इंडिया में मनी सप्लाई के 4 मेजर दिए हैं। ये जो चारों मेजर हैं लिक्विडिटी के ऑर्डर में है। इसमें सबसे पहला आता है M1 मेजर। M1 मेजर हमारा सबसे नैरो मेजर है और मोस्ट लिक्विड मेजर है। इसमें हम जो करेंसी अवेलेबल है लोगों के पास वो लेते हैं, प्लस जो डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक में हम इसमें वो इंक्लूड करते हैं। सेकेंड आता है M2 मेजर। M2 मेजर भी नैरो मेजर है। इसमें हम M1 पूरा लेते हैं, प्लस M1 के कॉम्पोनेंट्स के साथ हम जो हमने पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट्स कर रखे हैं हम उसको भी इंक्लूड करते हैं। देन आता है M3 मेजर। M3 मेजर में M1 के कंपोनेंट सारे आते हैं, प्लस जो कमर्शियल बैंक्स में हमारा एफडीज है वो भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा M4 मेजर, जो एक वाइडर मेजर है सबसे और सबसे लेस लिक्विड मेजर है। इसमें हम M3 को पूरा लेते हैं। M3 के सारे कंपोनेंट्स आएंगे, साथ में जो पोस्ट ऑफिस में हमने सारी डिपॉजिट्स कर रखी हैं वो भी इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है व्हाट इज मेंट बाय आइडल मनी सप्लाई। सबसे अच्छा मनी सप्लाई कौन सा होगा? देखो, सबसे अच्छा मनी सप्लाई वो होगा जिससे इकोनॉमी में ना एक्सेस डिमांड हो ना एक्सेस सप्लाई हो। हमने जितना प्रोडक्शन करा उतना ही हमारा जो सारा प्रोडक्ट है वो बिक गया। ना तो गुड्स की शॉर्टेज है ना गुड्स का सरप्लस है, मींस ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है। ठीक है, तो हमारा जो पूरा परचेजिंग पावर है बैलेंस होगा और उसको बोलेंगे हम आइडल मनी सप्लाई। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड में मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा मेरी वीडियो देखने के लिए, और साथ में मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहूँगा मिस्टर विनय को एंड मिस कनिका को, जिन्होंने मेरी ये वीडियो बनाने में हेल्प करी। थैंक यू।